सभी को जय हिंद। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 7 गुणा और भाग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के चर्चा में हम लोगों ने गुणा पर पर्याप्त चर्चा किया था। आज हम भाग पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम मुख्य रूप से 3 बातों को यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे भाग का मतलब, के बाद भाग संबंधी जो स्थितियाँ होती हैं, किन किन परिस्थितियों को बच्चों को समझने की जरूरत है, और तीसरी स्थिति है भाग का एल्गोरिथम। इन तीनों ही स्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें भाग का मतलब क्या होता है। तो जैसा हम लोगों ने गुणा में देखा था, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया या एक ही संख्या में वृद्धि होना, ये गुणा कहलाता है। उसी तरीके से उसके विपरीत भाग की प्रक्रिया में किसी भी संख्या को हम जब बार बार घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसको हम भाग कहते हैं। या किसी संख्या विशेष में कोई एक संख्या कितनी बार शामिल है, इसको भी हम भाग की प्रक्रिया के अंतर्गत समझते हैं। तो भाग की संक्रिया को समझने के लिए बच्चों को बांटना शब्द से परिचित होना चाहिए। भाग करो, किसी संख्या में कोई कितनी बार शामिल है, इन शब्दों से परिचित होना चाहिए। और एक विशेष बात है भाग के संबंध में कि हम गणित में प्रायः जोड़ने की क्रिया, घटाने की क्रिया और गुणा करने की क्रिया हमेशा दाएं से बाएं की तरफ ही करते हैं, लेकिन भाग की क्रिया में इसकी उल्टी क्रिया करते हैं। हम बाएं से दाएं की तरफ भाग देना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। फिर भाग संबंधी क्रिया जो है, इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। जैसे गुणा में हम लोग देखें, गुणा में हम क्या करते हैं, 3 गुणित 5 बराबर 15। अगर हम 5 और 3 का स्थान भी बदल देंगे तो भी उसका मान 15 ही रहेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन भाग में नहीं होता। यदि हम 15 में 3 का भाग दे रहे हैं तो हमारा उत्तर 5 आता है, लेकिन यदि हम 3 में 15 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर इतना नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब है कि भाग की क्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इसके बाद हम देखें भाग संबंधी स्थितियाँ। कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिससे बच्चों को परिचित होने की जरूरत है भाग के संबंध में। तो ऐसी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, जिसमें पहला आता है समूहीकरण। भाग में समूहीकरण, गुणा में भी हमने देखा था कि समूह बनाना, तो यहाँ पर भी भाग की क्रिया में भी समूहीकरण की प्रक्रिया बच्चों को आनी चाहिए। हमारे पास एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं का समूह है और उससे हम कितने छोटे छोटे बराबर बराबर समूह बना सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है समूहीकरण। मान लीजिए कि हमारे पास 40 वस्तुएं हैं और अगर हम उसको 8-8 के समूह बनाना चाहेंगे तो कुल कितने समूह बनेंगे। तो 8 वस्तुओं का समूह बनाने की प्रक्रिया हम करेंगे, तो बारी बारी से इसको इस तरीके से रखते जाएंगे तो 5 समूह हमारे पास 8-8 के बनते हैं। और गुणा की प्रक्रिया में भी हम देख सकते हैं कि 8 पंचे 40 होता है। तो यहाँ पर समूहीकरण में केवल एक ही प्रकार का वस्तु है और वस्तुओं को ही हमको बराबर बराबर समूहों में बांटना होता है। दूसरा होता है बराबर बंटवारा। बराबर बंटवारा, बराबर बंटवारा, ये दूसरी स्थिति। तो बंटवारा शब्द से ही स्पष्ट है, यहाँ पर केवल वस्तुओं का बंटवारा नहीं होगा, उसको कोई लेने वाला भी है ना, उसको कोई लेने वाला भी है। तो यहाँ पर कोई मनुष्य भी हो सकता है और इसके साथ कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं। जबकि समूहीकरण में हम केवल या तो मनुष्यों का ही समूह बना रहे हैं या फिर केवल वस्तुओं का ही समूह बना रहे हैं। तो बराबर बंटवारा में कोई न कोई वस्तु है जिसको हम किसी व्यक्ति विशेष के बीच में बराबर बराबर बांटने का काम करते हैं। तो निर्धारित राशि को बराबर बराबर हिस्से करना ही बराबर बंटवारा है। जैसे मान लीजिए कि 30 चॉकलेट है और उसको 3 बच्चों में हमको बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो 3 बच्चों को हम बारी बारी से
देते जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास जब एक एक करके चॉकलेट बांटने की प्रक्रिया करेंगे तो प्रत्येक बच्चे के पास 10 चॉकलेट होगा। इसको हम कहते हैं बराबर बंटवारा। तीसरा आता है अनुपात। अनुपात जो होता है ये दो राशियों की तुलना अनुपात के आधार पर हम करते हैं। तो ये भी भाग संबंधी स्थिति होती है। इसमें दोनों राशियां जो होती है समान होती हैं और इसको आपस में हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चे के बस्ते का वजन 15 किलो है, दूसरे बच्चे के बस्ते का वजन 20 किलो है। तो दोनों के बस्तों में क्या अनुपात है? तो पहले बच्चे के बस्ते का वजन 15 किलो है और दूसरे बच्चे के बस्ते का वजन 20 किलो है। इसको हम सरलतम रूप में जब लिखते हैं तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो ये आ जाता है 3:4 का अनुपात है दोनों में। तो इसका भी उपयोग हम भाग की प्रक्रिया में करते हैं। तो ये 3 स्थितियां आती हैं भाग संबंधी में। इसके बाद आता है आगे, इसमें हम एक उदाहरण देखें। यदि हम किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर कि 20 में मान लीजिए हम किसी संख्या 5 का भाग देते हैं, तो हमारा उत्तर कितना है? 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20। तो बच्चा इसको किन किन अर्थों में समझ पाता है? एक तो ये आया कि 20 में 5 कितने बार शामिल है? तो 4 बार शामिल है। या दूसरा ये कह सकते हैं हम कि 20 चीज़ों के यदि हम 5-5 के समूह बनाएंगे तो कितने समूह बनेंगे? तो 4 समूह बनेंगे। फिर एक और तरीके से उसको हम कह सकते हैं, बच्चे को इस तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि हमारे पास 20 वस्तुएं हैं और इसमें से हम 5 से कितने संख्या, पहले बार हम 5 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, फिर 5 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, फिर 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो हम लोगों ने 20 में 5 को कितने बार घटाया? 4 बार घटाया। तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि 20 में 5 4 बार शामिल है। और भी बच्चे को समझ होना चाहिए कि 4 पंचे 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, आदि आदि। तो इतने तरीकों से बच्चे को एक प्रश्न में सारी परिस्थितियों को समझने की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे चलते हैं हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, भाग का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में जैसे मैंने गुणा में भी बताया था, एक प्रकार की प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है उसको हमको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम सभी स्थितियों में अभी से तक देखते आ रहे हैं, हम चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, प्रत्येक में हमको ठोस वस्तुओं से पहले बच्चों को बताना है प्रश्नों को। ठोस वस्तुओं के माध्यम से किसी एक उदाहरण को लेकर के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ठोस वस्तुएं लेकर के उस उदाहरण को स्पष्ट करें और अवधारणा को अच्छी बनाने का प्रयास करें। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास 84 वस्तु है और इसमें हमको 4 लोगों में बांटना है। तो एक तो हमारे पास प्रक्रिया क्या होती है कि हम सीधा सीधा उसको भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 है, फिर ये 4 को डाल देते हैं, 4 एकम 4, हमारा उत्तर आ जाता है 21। तो इस प्रक्रिया से यदि हम बच्चों को भाग देने की प्रक्रिया समझाते हैं तो एल्गोरिथम उसका स्पष्ट नहीं हो, हम कैसे सीधा इसको भाग दे करके 21 निकालिए। इसी को अगर हम ठोस वस्तुओं के माध्यम से या फिर रुपये पैसे के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 84 रुपये हैं। अब इसी को मैं दूसरे संदर्भ में कहता हूँ, 84 रुपये को मुझे 4 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना कितना रुपये मिलेगा। तो 84 रुपये में हमको पहले हम क्या करेंगे, 4 लोगों में उसको बांटने के लिए हो सकता है हमारे पास 10-10 के नोट हो या 20-20 के नोट हो, जो भी हो। तो 10-10 के नोटों में तो पहले हम उसमें 10-10 रुपया देंगे सभी को, तो 40 रुपये कम होगा। फिर 10-10 रुपये देंगे,
फिर 40 कम होगा, तो कुल मिलाकर के अभी तक 80 रुपया कम होगा, 4 लोगों के बीच में बढ़ गए। अब हमारे पास बच गए 4 रुपये, तो 4 रुपये में से फिर हम उसको 1-1 रुपया सबको और देते जाएंगे। तो अब प्रत्येक के पास कुल कितने रुपये हैं ये निकल आया, और हम इन सब को चारों को जोड़ करके भी देख सकते हैं कि इन चारों का योगफल 84 के बराबर है। तो ये जो उदाहरण है, ये बच्चों को इसको समझाने की तुलना में ये ज़्यादा उनको आसान लगता है, क्योंकि हम वहाँ पर किसी वस्तु को विभाजित करके बांट करके सामने में प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखा रहे हैं। तो दैनिक जीवन में भी हम यही काम करते हैं। यदि आपको कोई कहे कि आप 600 रुपये को 4 लोगों में बांटिए, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको बड़े बड़े नोट को देंगे, 100-100 रुपये देंगे, फिर 200 रुपये बच जाएगा तो उसका चिल्लर देखेंगे, चिल्लर नहीं है तो चिल्लर लाएंगे, 50-50 रुपये फिर दे देंगे, बढ़ जाएगा। तो दैनिक जीवन में भी हम बड़ी चीज़ों को पहले बांटते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। हमारे पास परीक्षा में ऐसा ये प्रश्न पूछा जाता है, विशेष रूप से इसको ध्यान देने की जरूरत है कि भाग देते समय हम सबसे बाईं ओर के अंक से शुरू क्यों करते हैं भाग देने की प्रक्रिया। तो एक उदाहरण हम देखते हैं 417, जो उदाहरण आपको पुस्तक में दिया है इसी को मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में सरल हो। तो इसको हम भाग देने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, पहले 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा, फिर यहाँ से 1 उतारे, अब 3 किया 9, 11 में से 9 घटा दिए तो 2 बचा, फिर यहाँ से 7 उतारे तो 3 या 27, तो हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचा। तो इसका भागफल आ गया 139। तो इस प्रक्रिया में हमने क्या किया कि बाईं तरफ से दाईं ओर हम भाग देते हैं, बहुत आसानी से इसको निकाल देते हैं। तो क्या हम इसको 417 में 3 का भाग देते समय दाईं तरफ से भी भाग दे सकते हैं क्या? जैसे हम जोड़ने की क्रिया में करते हैं, 27 15 करते हैं तो कहाँ से जोड़ते हैं? बाएं तरफ से। 15 8 करते हैं, कहाँ से घटाते हैं? यहाँ से घटाते हैं। मतलब दाहिनी तरफ से भी हर क्रिया को हम करते हैं। तो यहाँ पर जब हमको समझने की जरूरत है, क्या हम ऐसी क्रिया कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि हम इस तरीके से भाग देना शुरू करते हैं। तो पहले हम 3 से भाग देंगे 7 में, तो 7 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, बच गया 1। और ये कौन सा उत्तर है? इकाई है। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमको उत्तर सीधा मिल रहा था, सैकड़े में भाग दिए तो सैकड़ा आया, भागफल में दहाई में भाग दिए तो दहाई आया, इकाई में भाग दिए तो इकाई। लेकिन अभी हम भाग दे रहे हैं वो है इकाई, 7 में भाग दे रहे हैं। तो 3 दूनी 6 हासिल, यहाँ पर बच गया शेष। फिर यहाँ से 1 उतारे, ये क्या है? दहाई। दहाई 1 दहाई और 1 मिल करके 11 इकाई हो गया। अब हम फिर से 3 में भाग देंगे 11 इकाई, तो ये आएगा 3 बार, 3 या 9। यहाँ पर अगल बगल हमको नहीं लिखना है, क्योंकि इकाई के रूप में ही हमको भागफल मिल रहा है। किया गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो 4 है, ये क्या है? सैकड़े के स्थान पर है। तो 4 को हम यहाँ पर उतारेंगे तो हमारे पास आ गया 400। अब हमको 3 से भाग देना है 402 में, कितने बार जाएगा? तो ये निकालने में बहुत और सोचना पड़ेगा बच्चे को कि हम ये 402 किस संख्या में गुणा करेंगे 3 का, तो 402 आएगा। तो बहुत माथापच्ची करने के बाद उसको मिलेगा 134 बार भाग देंगे, ये 402 आएगा और हमारा शेष फल शून्य हो जाएगा। अब इन सब को फिर से हम जोड़ेंगे, जो भागफल है उसको 3 2 5 और 4 9 और ये 3 और ये 139। यहाँ भी भागफल आ गया, यहाँ भी। तो प्रक्रिया हमारी गलत नहीं है, लेकिन कितना बार हमको याद रखना पड़ता है कहाँ पर हम दहाई में भाग दे रहे हैं, कहाँ पर इकाई में भाग दे रहे हैं, कहाँ पर सैकड़े में भाग दे रहे हैं आदि से। तो इसलिए इसका तरीका यही है कि हम बाएं से दाएं की तरफ भाग देते हैं भाग देते समय, और इसका मुख्य कारण है सरलता और दक्षता। हमको आसानी होती है किसी भी चीज़ को भाग को बाएं से दाएं की तरफ जब बांटते हैं तो बहुत आसानी होती है। तो शुरू में हम जब भाग की प्रक्रिया करते हैं तो एल्गोरिदम में हमको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हम भाग देने की प्रक्रिया को करते समय ऐसी संख्याओं को ले जिसमें शेष न बचे, बाद में शेष फल बचने वाली संख्याओं को भी लें। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 15 में हमको 3 का भाग देना है,
तो ये आ गया 3 पंचे 15 और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा। कोई शेष नहीं बचा का मतलब 15 का पूरा वस्तु तीन लोगों में बट गया। लेकिन यदि हमारे पास 17 वस्तु है और हमको 3 से भाग देना है तो यहाँ पर 3 पंचे 15 आ गया, शेष में आ गया 2। यहाँ पर 3 से 2 का भाग नहीं जा रहा, जब पूरा भाग नहीं जा रहा है कुछ शेष आ जा रहा है, इससे छोटी संख्या आ जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं शेष फल। तो बच्चों को सोचने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि शेष फल क्या कब होता है, जब पूरा भाग नहीं जाता। तो इस तरीके से बच्चों को जो अवधारणा है, संक्रिया है, सवाल है, उनके हल का अर्थ खोजने का अवसर हमको लगातार देने की जरूरत है और सीखी गई बातों को उसके व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित करने के लिए हमको अवसर प्रदान करना चाहिए। तो भाग में ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ दिए हुए हैं और इसके माध्यम से बच्चे जो है भाग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अध्याय 7 में गुणा और भाग में अब इतना ही है। हम अगले चैप्टर में फिर से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।